हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती का सिलेबस, और उसमें जो हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावली या शब्द। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द हमने इसमें रीड कर लिए हैं, यानी कि पढ़ लिए हैं, और कुछ शब्द आज हम पढ़ेंगे। ये जो हम इसमें शब्द पढ़ रहे हैं भाई, अभी फिलहाल में ये सिर्फ हम गाय और भैंसों से संबंधित है। भाई, दो जानवर हैं पालतू पालतू पशु, यानी कि पशुधन। गाय और भैंस से संबंधित कुछ शब्द पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भाई हम पहला एक और अगला शब्द ले लेते हैं अपना, और वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी दर। भाई, फर्टिलिटी दर किसे कहेंगे? फर्टिलिटी दर का मतलब होता है कि भाई जो मादा पशु होता है उसके अंदर जो जो अंडाणु होता है, वो अंडाणु पैदा करने की क्षमता, कार्यात्मक अंडाणु पैदा करने की क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितनी बार अंडाणु का निर्माण कर सकती है और कितनी बार वो हो सकती है या मां बन सकती है। तो फर्टिलिटी दर का मतलब होता है कि किसी मादा पशु में अंडाणु बनने की क्षमता। ठीक है भाई। अब गाय भैंसों में ये आपको करीबन मिल जाती है भाई, जीरो से आपको गाय भैंसों में देखने को मिलती है एक से या जीरो से 7 या 8 बार। ठीक है। लेकिन इस दरमियान क्या होता है भाई, 7-8 बार में से कुछ गाय या कुछ भैंस जो होती हैं वो इस अवधि को, यानी कि इतनी बार अपने अंडाणु विकसित नहीं कर पाती, और वो लास्ट 4 या 5 ब्यात पर ही बांझ हो जाती हैं। तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी दर, यानी कि किसी मादा पशु में सकारात्मक अंडाणु बनाने की क्षमता कितनी है, वास्तविक क्षमता कितनी है, इसको हम फर्टिलिटी दर बोलेंगे। देखिए दोस्तों, फर्टिलिटी दर के साथ ही एक अन्य मिलता जुलता शब्द है फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी। भाई, फर्टिलिटी, ओनली फर्टिलिटी किसे कहेंगे? फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक नर पशु में अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है। तो जो फर्टी कहने का मतलब यह है दोस्तों, तो फर्टिलिटी जो शब्द है ना, वो नर पशु के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहली बात, फर्टिलिटी दर, अगर हम आ जाए फर्टिलिटी दर किससे संबंधित है, तो मादा पशु से संबंधित है। वो मादा पशु कोई भी हो सकता है। ठीक है। और फर्टिलिटी में नर पशु। ठीक है। अंतर क्या है कि मादा पशु में अंडाणु बनाने की वास्तविक क्षमता देखी जाती है, सकारात्मक अंडाणु बनाने की क्षमता, और फर्टिलिटी में नर पशु में अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता देखी जाती है, यानी कि सीधा सीधा कहें शुक्राणु बनने की क्षमता उसकी इसके अंतर्गत नापी जाती है। तो ये याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। देखिए, एक आपका होता है टीजर। ठीक है। ये खासकर आपके मादा गाय के लिए प्रयोग में लिया जाता है, मादा गाय के लिए। बाकी भैंस में भी टीजर होता है, उसका भी उपयोग लेते हैं, लेकिन खासकर ये गाय में उपयोग में लिया जाता है। भाई, ये एक प्रकार का बैल होता है, सांड होता है, एक प्रकार का सांड होता है जिसकी पुरुष नसबंदी कर दी जाती है, यानी कि एक ऐसा नर पशु या नर सांड, जिसकी गाय के संबंध में सांड हो जाएगा, जिसकी पुरुष नसबंदी, यानी कि पुरुषों के द्वारा नसबंदी कर दी गई हो। अब ये भाई होता क्या है टीजर के साथ, ये गाय की गर्मी और उसका स्ट्रेस, गाय का स्ट्रेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला पशु टीजर कहलाता है भाई। ठीक है। यानी कि जब कोई गाय मध्यकाल में चल रही है, यानी कि संभोग की स्थिति में चल रही है, और जब उसको मतलब संभोग के लिए ले जाया जाता है, तो भाई वो क्या होता है कि जब वो हरी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद वो मतलब फिर जाती है। उसको ग्रामीण भाषा में एक शब्द है फिर जाना, तो वो फिर जाती है, यानी कि वो जो अंडाणु उसका बना है वो खराब हो जाता है। तो उस दरमियान क्या है कि या तो उसके अंदर गर्मी की अत्यधिक मात्रा होगी, या वो किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस में होगी। इस चीज को दोबारा से हरी करने से पहले चेक करने की प्रक्रिया होती है, और उस चेक करने की प्रक्रिया में भाई टीजर नामक जो पशु होता है ना, उस टीजर को काम में लिया जाता है। बाजपन। भाई, इस शब्द से आप अच्छी तरह से जानते हैं
ये मनुष्यों में भी देखने को मिलती है समस्या और जानवरों में भी देखने को मिलती है। बाजपन का मतलब होता है कि ऐसा पशु जो संतान बनने की क्षमता नहीं रखता है या संतान पैदा नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं भाई? बाजपन। संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति न करने की क्षमता। ठीक है भाई, ये अक्सर जानवरों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है भाई। अगला शब्द होगा आपका बूलर। भाई बूलर कहते हैं ऐसी मादा पशु, यानी कि ऐसी गाय जो हमेशा मद अवस्था में रहती हो, यानी कि हमेशा संभोग की स्थिति में रहती हो। ठीक है भाई, पशु जो होता है ना भाई, वो उसकी फितरत होती है, वो हमेशा संभोग के लिए तैयार नहीं होता। जब उसका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है, जब भी वो मद काल में चलता है, यानी कि मद के लिए तैयार रहता है। तो लेकिन कुछ उसके ऐसे अपवाद हैं पशुओं में जो हमेशा मद के लिए तैयार रहते हैं, मद काल में तैयार रहते हैं, उसे कहते हैं बूलर। और उसी गाय को हम क्या कहते हैं भाई ग्रामीण भाषा में? हरिया गाय। एक आपने सुना होगा भाई गांव की जो भाषा में इसको हरिया गाय कहते हैं। हरिया गाय का मतलब होता है कि ऐसी गाय जो हमेशा मद यानी कि संभोग के लिए तैयार रहे। ठीक है भाई, अगला शब्द देख लेते हैं, कोलोस्ट्रम। कौन सा शब्द है भाई? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम का मतलब होगा कि किसी मादा पशु के प्रसव की अवस्था के तुरंत बाद में उसका पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है, जो कि उसके शावक के लिए काम लिया जाता है। यानी कि कोलोस्ट्रम का कहने का मतलब यह है कि ब्यात के तुरंत बाद, ब्यात के तुरंत बाद, यानी कि प्रसव के तुरंत बाद, ब्यात के तुरंत बाद उसके उत्पन्न होने वाला, यानी कि उस मादा पशु के, मादा पशु के उत्पन्न होने वाला दूध। ठीक है भाई, जैसे हमारे इंसानों के अंदर होता है ना जच्चा बच्चा, तो बच्चा होता है तो भाई बच्चे को पहला दूध माँ का पिलाया जाता है, कहते हैं कि भाई उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इसी तरह से कोलेस्ट्रम, यानी कि ब्यात के तुरंत बाद में जो बच्चा नवजात हुआ है, नवजात शावक हुआ है, उसको तुरंत दूध पिलाया जाता है उसकी माँ का, चाहे वो गाय से संबंधित हो, चाहे भैंस से संबंधित हो, चाहे बकरी से संबंधित हो। क्यों? क्योंकि उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है भाई, और वो बच्चे के लिए क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक और लाभकारी होता है, इसलिए उसको पिलाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉम कहेंगे, यानी कि प्रसव के तुरंत बाद, ब्यात या प्रसव के तुरंत बाद उस मादा पशु से उत्पन्न होने वाला दूध। अगला देखते हैं, अगला शब्द है आपका विनिंग। भाई विनिंग किसे कहेंगे? 0 से लेके और 3 दिन तक के जो नवजात जो शावक होता है ना गाय या भैंस का, उसको विनिंग कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? विनिंग। उस विनिंग को, उस विनिंग को ब्यात के कुछ समय बाद, ब्यात के कुछ समय बाद या 1-2 दिन के अंदर अपने माँ से, यानी कि भाई जो उस बच्चे की माँ है, उस नवजात जो शावक है उसकी माँ है, उससे अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? विनिंग कहते हैं, याद रखना। ठीक है, विनिंग का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होगा कि ब्यात के बाद में जो नवजात पैदा हुआ है उस नवजात को उसकी मादा माँ से दूर करने की प्रक्रिया, ताकि भाई वो उसका मतलब दूध निकाला जा सके। ठीक है, आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि जब कोई पशु ब्याता है ना, तो 1 दिन तो उसके पास छोड़ देते हैं, 2 दिन भी छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही उसका जो दूध होता है, शुरू का जो दूध होता है ना भाई, वो लैक्टस होता है, यानी खट्टा होता है, खट्टापन होता है। और उसके बाद में 2-3 दिन बाद में उस पशु का जो दूध होता है, जब बछड़ा या बछड़ी या पाड़ा या पाड़ी जो भी छोटा बच्चा होता है उससे दूर कर देते हैं और फिर उसको घर के काम में लेना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया में जो 1-2 दिन बाद में उस बच्चे को दूर किया जाता है माँ से, उसे ही विनिंग कहते हैं, याद रखना। भाई काफी जगह है ना जो ये दूध के बारे में मैंने आपको बताया, काफी जगह इसे कहते हैं कीला। क्या कहते हैं? कीला। काफी जगह इसको बोलते हैं खीस, और काफी जगह इसको बोलते हैं फटा। तो भाई जो ये ब्यात के तुरंत 3 दिन जो होते हैं ना, उस 3 दिन के दौरान इस दूध को काम में नहीं लिया जाता खाने पीने के लिए, ये सिर्फ उसके नवजात के लिए छोड़ा जाता है, ताकि वो आराम से उसको पी सके और खड़ा हो सके। एक बात याद रखना भाई, जो ये जानवरों के नवजात नवजात शावक होते हैं ना, नवजात शावक,
इनकी जो अवधि होती है ना भाई, ये 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, याद रखना। जबकि इंसानों में ये जो टाइमिंग होती है ये 1 से 1.5 साल के बीच होती है। यानी कि जो शिशु होता है ना, मानव शिशु, उसको अपने पैरों पर खड़े होने में 1 से 1.5 साल, 1.5 वर्ष लग जाता है भाई, याद रखना। अगला देख लेते हैं। एक शब्द होता है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन, भाई ये फ्री मार्टिन क्या होता है? देखिए, जब किसी मादा पशु के, ठीक है भाई, जब किसी मादा पशु के, यानी कि जब कोई मादा पशु ब्यात पे हो, यानी कि ब्यात के समय नर, एक तो नर और एक मादा, नवजात एक साथ, नवजात एक साथ पैदा हो जाते हैं, एक साथ पैदा होते हैं। यानी कि भाई कोई पशु है और वो जब अपने बच्चे को जन्म दे रहा है, उस जन्म के दौरान दो नवजात एक साथ पैदा हो जाते हैं, जिनमें से भाई एक क्या हो नर और एक क्या हो मादा, तो उसको फ्री मार्टिन की संज्ञा दी जाती है, फ्री मार्टिन की संज्ञा दी जाती है, याद रखना। भाई पेल्ट याद रखना, पेल्ट। भाई पेल्ट जो है ना, ये एक प्रक्रिया है, और ये क्या प्रक्रिया है कि जब किसी भेड़ का मेमना, ठीक है, जब किसी भेड़ का मेमना मर जाता है, तो उसके अगले दिन ही, उसके अगले दिन उसकी जो खाल उतारी जाती है, उस खाल उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? पेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेमने के, मेमने के मृत्यु के अगले दिन, अगले दिन खाल या चमड़ी उतारने, खाल या चमड़ी उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? पेल्ट कहलाती है, याद रखना। भाई देखिए, मांस के संबंध में कुछ शब्दावली मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान करके पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी मोस्ट, इसको मैं बोल के चलूंगा, क्योंकि ये जो शब्दावली मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं देखने को एग्जामों में मिलती है। देखिए, जैसा कि पहला आपका आता है बिफ, ठीक है, तो दोस्तों बिफ किसे कहते हैं? हाँ, तो देखिए दोस्तों, बिफ किसे कहते हैं? गोवंश के मांस को, या गोवंश मवेशी, मवेशियों के मांस को बिफ कहते हैं भाई। गोवंश, अब गोवंश में भाई साहब बछड़ा भी आ जाएगी, बछड़ी भी आ जाएगी, गाय भी आ जाएगा, सांड भी आ जाएगा, बैल भी आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आपकी भैंस और भैंसा, ये सब आ जाता है। और जो इनका मांस होता है ना भाई, उसको बिफ कहते हैं, ठीक है। मीट किसे कहते हैं भाई? मीट, ये भी तो एक शब्द है, मीट, मांस से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो छोटे पशु होते हैं ना, जैसे कि आपका बकरा, बकरी, भेड़, मेमना आदि आदि, ठीक है, जो इस श्रृंखला के पशु हैं, उनके मांस को मीट के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटा अंतर बता रहा हूं भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। बिफ गोवंश के मांस को, मीट इन छोटे जानवरों के मांस को, और एक आता है आपका व्हील, भी इसी तरह का एक शब्द है व्हील। ये किसके लिए उपयुक्त होता है? तो भाई जो 3 महीने का छोटा मवेशी होता है ना, बछड़ा या बछड़ी, ठीक है, 3 महीने का जो छोटा गाय का या भैंस का बछड़ा, बछड़ी या पाड़ा या पाड़ी होगा, उसके मांस को हम क्या कहेंगे? व्हील कहेंगे। तो यहां लिखेंगे 3 माह का या उससे कम के मवेशी का मांस, उसको हम व्हील कहेंगे। और भाई याद रखना, ये जो व्हील है ना भाई, ये आपके खाड़ी देशों में बड़ा फेमस है, खाड़ी देशों में आपको बड़ा फेमस ये देखने को मिल जाता है व्हील। इतना इनको यहाँ तजव्वु नहीं दिया जाता, बिफ और दूसरे नंबर पर व्हील, इनको ज्यादा तजव्वु दिया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, गोदना क्या होता है? गोदना ये एक शब्द है, पशुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और भाई गोदना किसे कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होगा, गोदना होता है कि भाई जो पशु होते हैं ना, पालतू पशु, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उनके कान के अंदर, यानी कि पालतू पशुओं के कान के अंदर
एक विशिष्ट प्रकार के अंक या चिन्हों को टैटू के रूप में पंच कर देना। ठीक है भाई, दोबारा सुनिए, हाँ दोबारा सुनिए कि भाई पालतू पशु चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, तो उनके कान के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की संख्या या अक्षर या चिन्ह, ठीक है भाई, उनको टैटू की तरह पंच कर दिया जाता है और उस टैटू पर फिर टैटू वाली साई से उसे स्थायी कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये 2 नंबर है, अब इस 2 नंबर का जो एक 2 नंबर का एक थप्पा होगा भाई, है ना, किसी धातु का बना हुआ, ठीक है, किसी धातु का एक थप्पा होगा, उस थप्पे को गर्म करके उसके कान के अंदर क्या करेंगे, गर्म करके थप्पा लगा देंगे, तो ये भाई छप जाएगा। छपने के बाद में क्या होगा, छपने के बाद में क्या होगा कि तुरंत इसके ऊपर जो भाई टैटू वाली स्याही होती है ना, टैटू स्याही, उस टैटू स्याही को फेर दिया जाता है जिससे कि वो परमानेंट छप जाता है। आपने देखा होगा भाई मेलों में जब इंसान, हम जब घूमने जाते हैं ना, आप और हम जब घूमने जाते हैं, तो मानना मनाना, नाम लिखना, टैटू बनवाना, तो उसी प्रकार की एक स्याही होती है ना भाई, जो नीली पड़ जाती है बाद में, अमिट स्याही होती है वो, तो वही अमिट स्याही इनके ऊपर रगड़ दी जाती है तुरंत, और वो हमेशा के लिए इनके ऊपर छप जाता है। अब देखिए इस गोदने के अंतर्गत कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, या कोई भी अक्षर हो सकता है। ठीक है भाई, याद रखना भाई। इसी से मिलता जुलता शब्द ब्रांडिंग। अब ये वो ब्रांडिंग नहीं है भाई जो हम बिजनेस में काम में लेते हैं, ये पशु शब्दावली के अंतर्गत आने वाला ब्रांडिंग शब्द भाई, है ना, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी गर्म लोहे की राड या किसी विशिष्ट प्रकार के रसायन से पशु के शरीर पर एक चिन्ह या कोई विशेष प्रकार का पहचान संख्या या पहचान चिन्ह उस पर लगाया जाता है। ठीक है भाई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। इन दोनों में भाई फर्क है, रात दिन का थोड़ा सा, है ना, समझने की बात है कि इसमें क्या होता है कि कान के अंदर लगाया जाता है गोदना, और ब्रांडिंग कहाँ होती है कि भाई किसी गर्म लोहे की रॉड या किसी रासायनिक विशिष्ट रासायनिक से क्या करते हैं भाई, जो उसकी त्वचा होती है ना, चमड़ी होती है, उस पर विशिष्ट प्रकार की पहचान संख्या या चिन्ह बना दिया जाता है, और इसी बनाने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं भाई। तो विशिष्ट प्रकार का अंक, ठीक है, यानी कि संख्या या विशिष्ट प्रकार का चिन्ह। अब ये बनाया कहां जाता है भाई, पशु की चमड़ी पर। और भाई ये कहां गोदना कहां होता है भाई, पशु के कान के आसपास, याद रखना। तो दोस्तों आपको अंतर पता लग गया होगा गोदना और ब्रांडिंग में क्या अंतर है। अगला शब्द देखेंगे दोस्तों, टैगिंग। अब साहब ये टैगिंग क्या है, तो देखिए भाई पालतू पशुओं के अंदर, ठीक है, पालतू पशुओं के अंदर विशिष्ट प्रकार का एक गले में टैग लगा दिया जाता है भाई, कि कहाँ, गले में, कहीं कहीं ये कानों में भी लगाने को मिलता है, देखने को मिलता है ना। तो पालतू पशु में गले या कान के अंदर एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का टैग लगा दिया जाता है भाई, और वो टैग लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे टैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैगिंग। अब भाई ये दो प्रकार से लगाया जाता है, यानी कि 2 यूज में लगाया जाता है। पहला, जब किसी पशु के या कोई बीमारी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, विशेष प्रकार का टीकाकरण अगर किया जाता है ना भाई किसी पशु में, तब लगाया जाता है। और दूसरा लगाया जाता है भाई कब, जब कोई मादा पशु पहली बार गर्भवती, कृत्रिम रूप से गर्भाधान हुआ हो, यानी कि किसी पशु का पहली बार कृत्रिम गर्भाधान हुआ हो, उस समय ये टैग लगाते हैं, और इसी टैग को लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसे टैगिंग कहते हैं। तो भाई ये भी आपका इसी से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब ये टैग कहाँ लगता है, तो भाई ये टैग लगता है पशु के गले में, पशु के गले में, या कान पे, कान पर,
ठीक है, तीनों को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। अगर सेशन समझ आ रहा है, आपको लगता है कि साहब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है और हम भी साहब इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और भाई एक लाइक ठोक दो। बस जो चीज समझ नहीं आ रही उसमें कमेंट कर दो, बस ताकि मुझे पता लगे कि भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो अगली बार जब हम वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आपका ही सॉल्यूशन हम उसमें बताएं, यानी कि आपकी समस्या को हल कर सकें। भाई एक शब्द है मध्यकाल। मद भाई पालतू पशु, अक्सर पालतू पशु में भाई गाय और भैंस से संबंधित ये शब्द है। तो भाई गाय या भैंस का संभोग करने की स्थिति जिस समय होती है उसको मध्यकाल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि पालतू पालतू पशु के संभोग करने की स्थिति वाला समय, संभोग करने की स्थिति वाला समय आपका मध्यकाल कहलाएगा। ठीक है भाई, लैंग्वेज में इसे डिफाइन करूं तो मैं आपको सीधा सीधा इसका मतलब ये बता सकता हूं कि भाई ऐसी अवधि जिसके अंतर्गत, यानी कि ऐसी अवधि या ऐसा समय जिसके अंतर्गत एक मादा नर के साथ संभोग करने में सक्षम हो। ठीक है भाई, क्या करने में, संभोग करने की स्थिति में हो, यानी कि सक्षम हो, उस अवधि को या उस समय को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है भाई। अगला देखेंगे, एक होता है इसी से मिलता जुलता आपका मध्य चक्र, सॉरी आपका एक होता है मध्य चक्र। तो भाई मध्य चक्र में और मध्यकाल में क्या फर्क है, देखिए जो मध्य चक्र होता है ना भाई, इसमें किसी मादा पशु का, ठीक है, इसमें किसी मादा पशु का पहले मध्यकाल से लेकर दूसरे मध्यकाल के मध्य का जो समय है उसको मध्य चक्र के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा पाऊं इस तरह से, तो समझिए, इस तरह से समझिए मेरी लैंग्वेज में कि भाई कोई मादा पशु है, ठीक है, तो वो संभोग के लिए इच्छुक हुई, नर के साथ उसका मिलन हुआ, उसका मतलब कि वो हरी हो गई, अंडाणु में अंडा उसका बन गया, अंडा बनने के बाद में भाई 9 महीने बाद या 9.5 10 महीने बाद में उसने अपना शावक को जन्म दे दिया। फिर उस शावक से लेकर और जो उस शावक के पैदा होने के बाद में जो दूसरा उसका दोबारा से मध्यकाल शुरू होगा, तो उस पहले मध्यकाल से लेकर और दूसरे मध्यकाल तक के बीच के समय को हम क्या कहेंगे भाई, मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सीधा अगर मैं बता पाऊं, दो मध्यकालों के दो मध्यकालों के बीच का अंतराल समय भाई क्या कहा जाएगा, मध्य चक्र कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों दो शब्द होते हैं जिसमें पहला मैं आपको बताऊंगा सूखा काल, सूखा काल जिसे हम शुष्क काल के नाम से भी जानते हैं भाई। शुष्क काल क्या होता है कि भाई जब मतलब जो हमारा पशु होता है, यानी कि मादा पशु जो होता है और वो गर्भवती है, तो ब्याने के, यानी कि बच्चा देने के, मादा पशु के द्वारा ब्याने के 60 से 90 दिन के बीच में दूध देना बंद कर देना, जिसे हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं भाई लात जाना। ठीक है, उसे ही हम ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, इस काल को भाई लात जाना, लात जाने के समय। तो भाई सीधा सीधा कि कोई गर्भवती मादा पशु के द्वारा ब्याने के 60 या 90 दिन, यानी कि 2 या 3 महीना पहले दूध देना बंद कर देना ही क्या कहलाता है, आपका सूखा काल कहलाता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है भाई शुष्क अवधि। भाई आप कहोगे कि साहब ये तो वही चीज हो गई जो ऊपर लिखा है भाई, यहाँ नीचे हो गया, नहीं, दोनों में फर्क है भाई। ये एक कालखंड है, कालखंड का मतलब एक लंबा पीरियड, और ये एक अवधि है, अवधि का मतलब होता है एक छोटा समय, छोटा अंतराल समय। ठीक है, तो इसका शुष्क अवधि में होता क्या है कि जैसे कोई मादा पशु है ना, मादा पशु ने क्या किया कि भाई जैसे उसका बच्चा है, बछड़ा है या उसका छोटा शावक है, भैंस है या गाय है, उसका छोटा शावक है, उसको हमने क्या किया कि भाई दूध निकालने के लिए उसको पहले हमने भैंस के थन को चुखाया। ठीक है, अब जैसे ही वो भैंस के थन चूकेगा तो भाई उस दौरान क्या होता है कि जो मादा पशु होता है ना, उसकी दूध की ग्रंथियां बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती हैं, और जिसको हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं दूध दोहना, यानी कि दूध निकालना। तो जैसे जब दूध आता है ना भाई थनों में, तो हम क्या करते हैं, उसका मुंह तो हटा देते हैं और अपनी बाल्टी लेके बैठ जाते हैं। तो अब वो उसका दूध निकाल लिया, धीरे धीरे उसका जब पूरा दूध निकल जाता है, यानी कि निकाल लेते हैं, तो उसमें दूध आना बंद हो जाता है।
यानी कि दूध की जो ग्रंथियां वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें दूध खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है और फिर हम भाई जैसे शाम को दूध निकाला तो सुबह निकाल लिया, सुबह निकाला तो शाम को निकाल लिया, तो 8 या 10 या 12 घंटे, 8 से 12 घंटे के बीच में वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और दोबारा से उस पशु के थनों में दूध आ जाता है। तो ये अल्प अल्प समय हो गया, इसको हम बोलेंगे अवधि। और जो सूखा काल है ना भाई, वो एक लंबा समय हो गया, 60 दिन 90 दिन का, उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं बन रहा है। तो दोनों में फर्क है ना भाई। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शुष्क अवधि का मतलब है स्तनपान की बाद की अवधि, भाई स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें वह दूध उत्पादन करना बंद कर देता है, यानी कि दूध देना बंद कर देना है। भाई ये आपके प्रमुख शब्द, फटाफट से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो भाई। अगला शब्द है भाई स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप भाई इसमें क्या होता है, ब्याने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला भोजन, खाना या चारा, जो भी आपको अच्छा लगे, दिया जाने वाला चारा, ठीक है भाई, उसे हम क्या कर देते हैं, अल्प कर देते हैं, यानी कि कम मात्रा में, अल्प अल्प मात्रा में उसे हम देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, ब्याने वाले पशु को, यानी कि जो गर्भवती पशु है ना भाई, उसके प्रसव से पहले कितने दिन पहले, 6 सप्ताह पूर्व, एक जो अनुमानित तिथि होती है ना, भाई हम अनुमान लगा लेते हैं, भाई फलानी तारीख को हमने हरी करवाई तो भाई फलानी तारीख को ब्याह जाएगी, तो एक अनुमान तिथि होती है। उस अनुमान तिथि से 6 सप्ताह पूर्व उसको क्या है भाई, खाने की जो मात्रा है उसको कम कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई जब वो पशु का प्रसव हो उस दौरान वो ज्यादा हेल्थी या ज्यादा भारी ना हो या ज्यादा मोटी गाय भैंस ना हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा हेल्थी होगी तो उसको प्रसव पीड़ा ज्यादा होगी, इस वजह से उसका खाना कम कर दिया जाता है जिससे कि उसके प्रसव में दिक्कत ना हो। अगला है डी हार्निंग। डी हार्निंग प्रक्रिया, भाई ये डी हार्निंग प्रक्रिया क्या है, पशुओं में जो सींग हटाने की प्रक्रिया होती है ना भाई, उसे डी हार्निंग बोलते हैं। सींग हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, डी हार्निंग बोलते हैं। या छाटने की, कुछ पशुओं में भाई हम सींग छटवा देते हैं, खुर छटवा देते हैं, सींग के साथ में उसके खुरों की भी छटाई करवा देते हैं भाई, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डी हार्निंग। भाई एक होता है आपका कलिंग, जिसे हम क्या बोलते थे, कलिंग भी बोल देते हैं ना, बोलने का फर्क है, बाकी दोनों चीज सेम है। अब ये मत बोल देना भाई कल की तरह, आप ये मत बोल देना जैसे मैंने आपको डैम पढ़ाया था कि भाई डैम क्या होता है, तो आपने तुरंत बोल दिया जब बांध होता है, तो आप इस तरीके से इन्हीं की तरह आप भी मत बोल देना कि साहब ये तो कलिंग का युद्ध है जो अशोक महान ने पर किया था, दक्षिण में किया था, है ना, ऐसा मत बोल देना भाई, अशोक महान का नहीं, ये एक शब्दावली है, पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावली है जिसे हम तैयार कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए। और इसमें हम और हमारा जो सहयोग कर रहे हैं हमारी टीम के सभी गुरुजन, गुरु ज्ञान अड्डा भाई नीरज चैनल पर आपके लिए अद्भुत प्रयासों के साथ ये शब्दावली अथक प्रयासों से लाई गई है भाई, ठीक है। तो इसमें एक शब्द है कलिंग, ठीक है, इसमें होता क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि जो बीमार होते हैं ना, बीमार पशु या अवांछनीय गुणों वाले पशु होते हैं, उनको चुनकर समूह से अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कलिंग के नाम से जानते हैं। भाई एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द है, आपने हमने बहुत सुन रखा है और हम काम में भी लेते हैं, चेन। भाई ये चेन क्या है, नहीं जैसे मतलब नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना इस प्रकार से नहीं होगा। चयन का मतलब क्या होता है, चयन का मतलब होता है कि भाई मानव के द्वारा अपने स्वयं के विवेक के आधार पर, ठीक है भाई, मानव के द्वारा स्वयं के अपने विवेक के आधार पर एक प्रकार की छटनी कर लेना, विशेष प्रकार की छटनी कर लेना, विशेष प्रकार का अनुमान लगा लेना, इसे हम चयन कहते हैं। अब ये जानवरों में कैसे काम लेते हैं, देखिए भाई, मान लीजिए ये एक गौशाला है, ठीक है, इस गौशाला में भाई कई सारी गाय हैं, हजारों गाय रहती हैं भाई गौशाला के अंदर, बाउंड्री के अंदर रहती है गौशाला। अब मान लीजिए कोई भाई गाय खरीदने के लिए गौशाला में चला गया, इच्छुक है कि हमें सब गाय लेनी है,
अब वो भाई क्या कर रहा है कि बाउंड्री के पास में खड़ा होकर इन सभी गायों पर नजर डाल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने क्या किया कि मान लीजिए एक ये वाली गाय उसको पसंद आ गई, ठीक है, तो उसने इस सब गायों में से इस गाय को पसंद किया, या तो इसकी शरीर को देख के पसंद किया, या उसको लगा, उसका विवेक बता रहा है कि भाई ये अच्छा दूध देने वाली है, या उसका विवेक बता रहा है भाई अच्छी नस्ल की गाय है, या उसका विवेक बता रहा है कि भाई मेरे घर में ही अच्छी तरह से रह लेगी। तो इन सब गायों में से उसने इस गाय को छटनी किया, यानी कि उसने अपने विवेक के आधार पर इस गाय का इन हजारों गायों में से चयन किया। यही विवेक आपका क्या कहलाता है भाई, चयन कहलाता है, याद रखना। अगला शब्द आपका, इसको मैं अपनी परिभाषा में बताऊं तो इसका मतलब होगा कि भाई किसी झुंड या समूह में अपने विवेक के आधार पर विशेष गुण वाले पशु को छांटकर समूह से अलग कर देना, भाई क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। तो भाई ये जो दोनों शब्द है ना, ये दोनों शब्द ये भाई मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चयन जो प्रक्रिया होती है ना, ये दोनों मिलती जुलती है, बस इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, लगभग सेम ही है। चुनना, इसका शाब्दिक, चयन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई, चुनना, किसी चीज को एक समूह में विशेषकर चुनना अपने विवेक के आधार पर, ठीक है भाई। तो ये थे आपके गाय और भैंसों से प्रमुख शब्दावली। अब हम आपके कल के सेशन में लाने वाले हैं मुर्गी और आपकी बकरी भेड़ इनसे संबंधित शब्दावली। तो कल ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके कमेंट खत्म नहीं होंगे। जैसे जैसे आपको अगर कोई शब्द और पूछने हैं, और हम भी कोशिश करेंगे, हमारी टीम के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि आपको और, जैसे कि घोड़ा, ऊंट या सुअर, ठीक है, ऐसे जानवरों के, पालतू पशुओं की शब्दावली भी आपको उपलब्ध कराई जाए, तो जितनी होगी उतनी अधिक मात्रा में कराएंगे। आप अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखिए, अपने इस गुरु ज्ञान अड्डा पर विश्वास जमाए रखिए। 45 नंबर का टारगेट है भाई, 45 नंबर का। मैं ये नहीं कहता कि आप 45 में से 45 लाओ, मत लाओ भाई। 45 में से अगर हम 35 भी लाएं तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम 45 में 45 कोचिंगों में दिलवा देंगे, लेकिन भाई जब फाइनल आता है ना, तो उनके 15 भी बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। तो यहाँ पे कोई झूठे वादे या झूठे दावे नहीं किए जा रहे भाई। कोई जरूरी नहीं है कि हम 45 के लिए लड़े या 45 में 40 के लिए लड़े। हम भाई 35 का टारगेट लेके चल रहे हैं, हम 35 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जब भी हम बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी आपकी अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।